हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने रिसर्च के स्टेप्स पढ़े थे, आज हम उसकी पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे, आज उसकी थोड़ी ही पद्धति है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या कहता है, तर्क के आधार पर शोध का वर्गीकरण। दो चीज़ें होती हैं। आपसे कोई पूछे कि तर्क क्या होता है तो आप कहेंगे कि किसी चीज़ को सबूत के साथ पेश करना, वो तर्क होता है। तर्क कैसा हो कि बाकी लोगों ने उसको सही माना हो। क्या होता है, तर्क के आधार पर शोध का वर्गीकरण होता है। नंबर एक क्या है, निगमनात्मक दृष्टिकोण। निगमनात्मक दृष्टिकोण से हम सिद्धांत से प्रारंभ करते हैं और उपलब्ध जानकारी की मदद से इसे सही साबित करने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत जैसे कि छायावाद का सिद्धांत किसने दिया? पहली बार मुकुट पांडे कविता से वो आया, पर हम उसको साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में बाण जीरो की खोज किसने की? बाणभट्ट ने, आर्यभट्ट। उसके बाद हम उसको साबित करने का प्रयास करते हैं। वो क्या होता है, निगमनात्मक दृष्टिकोण। जो सिद्धांत है उसको प्रूफ करना है, वो कौन सा होता है, निगमनात्मक दृष्टिकोण होता है। और उपलब्ध जानकारी की मदद से इसे सही साबित करने का प्रयास करते हैं। इसे अतिरिक्त रूप से टॉप डाउन या सामान्य से विशिष्ट पद्धति की ओर जाना होता है। जैसे पहले आसान, हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड। जैसे कि दो, दो के बाद आठ, आठ के बाद दस, दस के बाद सौ, सौ के बाद 500। ये क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। जैसे कि पहले बच्चे हैं, फिर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बाद कौन है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या हो गई, विशिष्ट हो गई। सामान्य कौन हो गया, बच्चे हो गई। यानी बच्चे से हम कहाँ गए, मैनेजमेंट की कुर्सी तक गए। वो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल कौन है, विशिष्ट है। सामान्य कौन है, बच्चे हैं। हम टीचर्स वो क्या है, सामान्य है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जानना क्या कहलाता है, निगमनात्मक दृष्टिकोण है वो कहलाता है। इसमें 3 चरण शामिल होते हैं। परिकल्पना का उल्लेख करना, परिकल्पना की जांच करना, जांच के लिए जानकारी इकट्ठी करनी, सिद्धांत को स्वीकार या खारिज करने का चयन करना। फिर होता है कौन सा, आगमनात्मक दृष्टिकोण। वो कौन सा था, निगमनात्मक दृष्टिकोण था। ये आगमनात्मक दृष्टिकोण है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर आएगा। इस आगमनात्मक दृष्टिकोण में भी निम्नलिखित 3 चरणों को शामिल किया गया है। दुनिया में विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण करना, एक पैटर्न की खोज करना, क्या हो रहा है कि विषय में सामान्यीकरण करना। इसे बॉटम अप दृष्टिकोण या विशिष्ट से सामान्य की ओर दृष्टिकोण कहा जाता है। यानी कि मैनेजमेंट की जानकारी को प्रिंसिपल तक पहुंचाना, प्रिंसिपल की जानकारी को बच्चों तक पहुंचाना, ये क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आ रहा है। बच्चों की जानकारी को प्रिंसिपल तक, प्रिंसिपल तक से मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये क्या है, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, मैनेजमेंट से नीचे आना, सामान्य की ओर बढ़ना, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर आना। ये क्या कहलाता है, आगमनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। अब अगला है प्रक्रिया के आधार पर शोध का वर्गीकरण। प्रक्रिया है, उसके आधार पर शोध का है वो वर्गीकरण करना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला कौन सा होता है, मात्रात्मक शोध। मात्रा का अनुमान मात्रात्मक शोध द्वारा लगाया जाता है। यह परिघटना के लिए प्रासंगिक है, जिसे मात्रा के संदर्भ में कहा जा सकता है। प्रासंगिक क्या होता है, आज भी उतना ही वैल्यू है उसकी, कल भी इतनी ही वैल्यू रहेगी, परसों भी उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी, कीमत रहेगी। वो क्या होता है, प्रासंगिक होता है, जिसे मात्रा के संदर्भ में कहा जा सकता है। इसमें डेटा को संख्यात्मक रूप में एकत्रित करना और परिवर्तित करना शामिल है। जैसे कि जिसकी हम आसानी से गणना कर सके, क्या होता है, मात्रात्मक होता है। जैसे कि क्लास में 20 बच्चे हैं, हम उसको आराम से काउंट कर सकते हैं, क्या हो गया, मात्रात्मक हो गया। उसमें हम बता भी सकते हैं कौन बेस्ट है, आसानी से हम संख्या की गणना कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह एक निगमनात्मक दृष्टिकोण के समान है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना।
अगला है गुणात्मक शोध। ये व्यक्ति व चमत्कार से संबंधित है। गुणवत्ता या प्रकार सहित पहचानने वाले चमत्कार। उदाहरण के लिए, जहाँ हम मानव के आचरण के पीछे के स्पष्टीकरणों की खोज करने के लिए उत्सुक हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण गुणात्मक शोध, प्रेरणा शोध पर चर्चा करते हैं। ये मूल रूप से प्रकृति में आगमनात्मक है और इसकी संरचना बहुत अलग होती है। शोधकर्ता एक अस्थायी विचार या प्रश्न के साथ शोध प्रारंभ करते हैं और ये प्रश्न शोध में प्रगति के साथ अधिक विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्लास में 4 बच्चे हैं, उसमें आपको देखना है कि बच्चे में लगातार पढ़ाई का स्तर क्यों गिर रहा है। आप उसके गुण की खोज करेंगे। कोई बच्चा काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी टैलेंटेड है, आप देखेंगे उसमें कौन कौन से गुण हैं, यानी कि वो क्या हो गया, गुणात्मक हो गया। यानी कि अपने 4 बच्चे ले लिए, एक साल में एक बच्चा बढ़ा 2 इंच, एक बच्चा बढ़ा 4, एक बढ़ा 6, एक बढ़ा 5। आप देखेंगे उसमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण वो इतनी हाइट है वो बढ़ रही है। वो किस में आता है, गुणात्मक में आता है, जिस पे आप काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। एक बच्चे में लगातार व्यवहार में बदलाव हो रहा है, वो कौन सी किस में आएगा, गुणात्मक में आएगा। यानी कि जो चीज़ें उसकी इम्पोर्टेंस को बताए वो कौन सी होती है, गुणात्मक शोध का कारण होता है। उद्देश्यों के आधार पर शोध का वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर शोध का वर्गीकरण, इसमें वर्णनात्मक शोध कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव। यह एक मात्रात्मक शोध पद्धति है, यानी कि इसमें गणना होगी। सरल शब्दों में वर्णनात्मक शोध घटना का वर्णन करने, उसे देखने, उससे निष्कर्ष बनाने से संबंधित है। खोज, अनुरोध और क्षेत्र अध्ययन की वास्तविकता वर्णनात्मक शोध का प्राथमिक तत्व है। ये कार्यनीति की मूलभूत विशेषताएं हैं। इसमें विशेषज्ञ के पास कारकों का पर कोई अधिकार नहीं होता, वह सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है क्या हुआ है, क्या हो रहा है। वो कौन होता है, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, विस्तार पूर्वक बताना। वर्णनात्मक शोध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सर्वेक्ष सर्वेक्षण शोध, सर्वे करना। सर्वेक्षण शोध सामाजिक वैज्ञानिक जांच की ही शाखा है, जो प्रासंगिक घटनाओं की खोज करने के लिए आबादी से चुने गए नमूनों का चयन करना, अध्ययन करके बड़ी और छोटी आबादी का अध्ययन करना। यानी कि आप सर्वे दे दिया, आपको देखना है कि एक गांव में 0 से 50 साल तक के लोग हैं। आप में उसमें देखना है कि 0 से 10 साल के बच्चों में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, 10 से 20 में कौन कौन सी हैं, 30 से 40 में कौन कौन सी हैं और 40 से 50 में कौन कौन सी है। उसको आपने डिवाइड कर लिया, फिर आपको उनको टुकड़ों में हिस्सा करना है। छोटी आबादी 0 से 10, उसमें देखना है कि उनमें ग्रोथ के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आपने एक सर्वे की, कुछ बच्चों में जैसे कि कुपोषण है, कुपोषण के पीछे कारण क्या है वो देखना है आपको। उसमें कौन सा होगा, सर्वेक्षण शोध होगा। कार्योत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कार्योत्तर शोध में क्या होता है, इस तरह के शोध में स्वतंत्र चर या चर पहले से घटित हो चुके होते हैं, जिसमें शोधकर्ता एक आश्रित चर या चर के अवलोकन को शोध प्रारंभ करता है। यानी कि अगर हम आसान भाषा में बात करें, ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पता है आपको ये 6th कक्षा में पढ़ते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं। पहले आपने देखा ये बच्चा है, ये है, ये है, ये है। पहले साल में बराबर इक्वल पढ़ते हैं, सभी के नंबर कितने आए हैं, 50% आए हैं। अगले साल में इसके 55 आए, इसके 60 आए, इसके 65, इसके 70 आए। फिर आपने देखा पहले ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड थे, परंतु अभी अलग हो गए। ये अपनी मेहनत करता है, ये अपनी करता है, ये अपनी करता है और ये अपनी करता है। अब इनमें क्या हुआ, काफ़ी बदलाव हो गया। पहले ये एक दूसरे पे निर्भर थे, इनके पास स्टडी मटेरियल एक जैसा था, परंतु जैसे ही ये अगले साल में गए, इनके पास खुद का स्टडी मटेरियल हो गया। ये बुक पे निर्भर हो गई, ना कि इंसान पे निर्भर हुए। ये क्या होता है, कार्योत्तर शोध होता है। अब आता है ऐतिहासिक शोध। ये कार्योत्तर शोध के समान है। ये आमतौर पर समस्या के मुद्दे के ऐतिहासिक भाग पर केंद्रित होता है। जैसे कि मराठा युद्ध हुआ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, किन समस्याओं के कारण वो युद्ध हुआ, वो किस में आएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा, ऐतिहासिक शोध में वो आएगा। अगला हमें विश्लेषणात्मक शोध करना है। इस शोध पद्धति में
शोधकर्ता पहले से उपलब्ध तथ्यों या सूचनाओं का उपयोग करता है। यह शोध सामग्री का मूल्यांकन करने का प्रयास है वो करता है। विश्लेषण, जैसे कि कक्षा में 20 बच्चे हैं, आपको देखना है, उनका विश्लेषण करना है कि ईमानदारी में कौन सा बच्चा परफेक्ट है। अगर सभी ईमानदार हैं तो उसमें कौन सा ज़्यादा ईमानदार है। आपने सभी बच्चे देखे, हाँ, एक बच्चा लगातार हिंदी में मिस्टेक कर रहा है। आपने उसके पीछे कारण जाने कि मिस्टेक क्यों कर रहा है। अगला बच्चा मिस्टेक कर रहा है, उससे अगला भी कर रहा है। आप देखेंगे टीचर में कमी है या बच्चों में कमी है। आपने उसका क्या किया, निचोड़ किया। वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा। क्या, संश्लेषण अलग होता है, विश्लेषण अलग होता है। इसमें उसने क्या किया, विश्लेषण किया। सहसंबंधी शोध, इस शोध का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या दो चरों या लक्षणों के बीच कोई अन्योन्याश्रय संबंध है, क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इस तरह के संबंधों की डिग्री ज्ञात करना है। सहसंबंधी शोध का महत्वपूर्ण पूर्वानुमान दृष्टिकोण के साथ घटना के बीच संबंधों की खोज करना है और कुछ स्थितियों में उनकी घटना को नियंत्रित भी करना है, और सहसंबंधी रिसर्च कहलाएगा। स्पष्टीकरण शोध, ये एक स्थिति या एक घटना के दो पहलुओं के बीच कैसे और क्यों का उत्तर देने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, परीक्षा संबंधी तनाव से रट्टा लगाने की आदत को क्यों पड़ जाती है। ये क्या है, स्पष्टीकरण देना है हमें कि रट्टा लगाया क्यों जाता है, तनाव से हृदय रोग क्यों और कैसे हो जाता है। इनकी जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण शोध कहलाता है। अगला है खोजपूर्ण शोध। ये आमतौर पर शोध की शुरुआत में किया जाता है। यह एक ऐसे क्षेत्र की जांच करने का प्रयास करता है जिसके विषय में कम ज्ञान होता है, या विशिष्ट शोध अध्ययन की संभावित परिणामों की जांच करने का इसका उपयोग किया जाता है। और यह युक्ति संगत अध्ययन या प्रारंभिक मार्गदर्शन अध्ययन के समान है। यह शोध के समझने ये शोध ये समझाने का प्रयास करता है कि किसी परिस्थिति के कम से कम दो भागों के बीच संबंध क्यों और कैसे होता है। अगला होता है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध के 3 विशेषताएं होती हैं भाई। इसमें सभी स्वायत्त चर नियंत्रित किए जाते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। स्वतंत्र चर छोड़कर अन्य सभी चर स्थिर रखे जाते हैं। आश्रित चर में स्वतंत्र चर के हेरफेर का प्रभाव देखा जाता है। ये दो या दो से अधिक चरों के बीच की संबंधित प्रश्न में शुरू होता है, और इसके साथ ही शोधकर्ता अपेक्षित संबंध की प्रकृति को बताने की एक या अधिक परिकल्पना विकसित करता है। ये प्रयोग योजनाबद्ध घटना है और शोधकर्ता द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश में किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर शोध का वर्गीकरण, मौलिक, मूलभूत या शुद्ध। पहला, यह शोध जो प्रमुख बनावट में मानवीय जानकारी को बढ़ाने हेतु कुछ नया खोजने के लिए निरंतर और धीरे प्रयास करता है, आवश्यक शोध के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के शोध में व्यापक सामान्यीकरण और सिद्धांतों की खोज करके सिद्धांतों को बनाने में मदद मिलती है। यानी मौलिक, बच्चा बचपन में होता है, उसमें समाज को आवश्यकता होती है, उसमें मोरल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, वो किस प्रकार दी जाती है, वो क्यों कौन कहलाता है, मौलिक या फंडामेंटल्स रिसर्च कहलाता है। इसे विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे नमूनाकरण, परिकल्पना, तथ्यों आदि के माध्यम से सुलझाया जाता है। मौलिक शोध दो अलग तरीकों से हो सकते हैं, एक नए सिद्धांत की खोज के द्वारा, मौजूद सिद्धांत की खोज के द्वारा। अनुप्रयुक्त शोध, मौलिक शोध सिद्धांतों को निर्धारित करता है कि हमें ये इन सिद्धांत उन पे इम्प्लीमेंट करने हैं किसी मौलिक शोध में, और अनुप्रयुक्त शोध में सिद्धांतों का उपयोग करना है। जो हमने नियम लागू किए हैं उनका हमें क्या करना है, उपयोग करना है। हमने उपयोग पहला क्या किया, बच्चों में फंडामेंटल राइट्स हम या मौलिकता कैसे पैदा करेंगे, उसके लिए हमने कुछ नियम लागू किए। वो क्या हो गया, मौलिक रिसर्च हो गया। जो नियम लागू किए थे उसी को फिर क्या करना है, उनका उपयोग करते हुए हमें बेस्ट तरीके से उनमें एजुकेशन देनी है। वो क्या कहलाएगा, अनुप्रयुक्त शोध कहलाएगा। सर्वोत्तम संभव तरीके से समस्याओं को समझाने का प्रयास करता है। इस प्रकार का शोध आबादी के वास्तविक परिचालन क्षेत्रों के लिए ज्ञात सिद्धांत और मॉडलों के आवेदन पर आधारित है। आम जनता के सामने वाले स्पष्ट उपयोगी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अनुप्रयुक्त शोध किया जाता है। इसका उपयोग जिज्ञासा के दृष्टिकोण विस्तार
प्रबंध और समझ के लिए किया जाता है। आप में जिज्ञासा होती है कि बच्चे इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं, बच्चे इतने चालाक क्यों होते हैं। आप में जिज्ञासा हुई, आपने उसको समझने का प्रयास किया, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाया, वो क्या कहलाएगा? अनुप्रयुक्त शोध कहलाएगा। अवधारणा के आधार पर शोध का वर्गीकरण। अवधारणात्मक शोध ये आमतौर पर दार्शनिक और विद्वानों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने, वर्तमान अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको कुछ अनोखी सोच या परिकल्पना से पहचाना जाता है। अनुभवजन्य शोध यानी कि अनुभव के आधार पर शोध, यह केवल अनुभव के आधार अवलोकन पर निर्भर करता है। ऑब्जर्व भी, बाहर से व्यक्ति आया, क्लास है, उसने ऑब्जर्व किया कि बच्चे बड़े शांत हैं, पर उसे ये नहीं पता कि बच्चे शांत क्यों है। टीचर के डर से शांत है या खुद के मौलिक एजुकेशन के आधार पर वो शांत है, वो क्या होता है? अवलोकन होता है। यह डेटा आधारित शोध है और निष्कर्षों के साथ आता है और अवलोकन या प्रयोग के द्वारा सत्यापित होने में सक्षम है। क्रिया शोध। क्रिया जांच शब्द की शुरुआत 1940 के दशक में कर्ट लेविन द्वारा की गई थी। कर्ट लेविन द्वारा की गई थी, जो एक जर्मन अमेरिकी सामाजिक चिकित्सक है, जिन्हें खास तौर पर क्रिया शोध प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। क्रिया शोध करने से सीखने की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुद्दों या कमियों का विश्लेषण करने और विशेषज्ञों को संबोधित करने के लिए, व्यवहार्य उत्तर खोजने की मदद करने के लिए मूल्यांकन, खोज और व्यवस्थित शोध तकनीकों के एक विस्तृत वर्गीकरण का दृष्टिकोण प्रदान है वो करता है। क्रिया शोध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्थिति और समस्या को हल करने का परिप्रेक्ष्य, वास्तविक दुनिया में हस्तक्षेप, वैकल्पिक प्रथाओं को अपनाना, तत्कालिक समस्याग्रस्त स्थिति, सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य, ये शोध के महत्वपूर्ण आधार हैं। सहयोगी, सहभागी, सहशिक्षा। क्रिया शोध की प्रक्रिया कैसी होती है? पहले योजना बनेगी, सबसे पहले उस विशेष परिप्रेक्ष्य में समाज का समस्या का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना होता है, जैसे समस्या सामने आई है। फिर वो क्या होती है? योजना होती है। फिर अनुयोजना क्या होती है? योजना के चरण के बाद इसमें जांच की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती है। अनुयोजना चरण आता है, शोधकर्ता को डेटा और जानकारी एकत्रित करने के लिए उपकरणों का प्रबंध करना होता है, व्यवस्थित विश्लेषण करना होता है, परिणाम दर्ज करने होते हैं। फिर आता है ऑब्जर्व, अवलोकन। अवलोकन बिना किसी पूर्व धारणा के निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। विस्तृत अवलोकन, निगरानी दर्ज करना आपको अपने निष्कर्षों द्वारा दूसरों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाते हैं। प्रतिफल, एक बार परिणाम प्राप्त होने और विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष निकालने के बाद आप अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव करना शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। इसका उद्देश्य एक नई पद्धति अपनाना भी होता है। अब कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिया शोध पद्धति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? प्रतिफल, अवलोकन, योजना, अनुयोजना। मैंने अभी बताया था। अवलोकन, अनुयोजना, प्रतिफल, योजना, अनुयोजना, योजना, अवलोकन, प्रतिफल, योजना, अनुयोजना, अवलोकन, प्रतिफल। बता, पहले योजना बनेगी, फिर अनुयोजना बनेगी, फिर अवलोकन होगा, ऑब्जर्व होगा, फिर उसका प्रतिफल होगा, उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो उत्तर क्या होगा? डी। बताया था योजना, अनुयोजना, अवलोकन और प्रतिफल प्रक्रिया का यह समूह क्रिया शोध की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। क्रिया शोध, एक्शन रिसर्च प्रक्रिया विभिन्न चरणों के माध्यम से समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया है। क्रिया शोध वही एक्शन रिसर्च तुरंत समस्या का समाधान किया जाता हो। योजना से अनुयोजना, अनुयोजना से अवलोकन, अवलोकन से प्रतिफल बना है। एक शोधकर्ता चिंता प्रवृत्ति वाले बच्चों पर प्रेक्षित प्रभावों का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए शोध की कौन सी पद्धति उचित होगी? प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत अध्ययन। अभी बताया था मैंने, चिंता वाले बच्चों में कौन सी होगी? कार्योत्तर। बच्चे लगातार पहले एक दूसरे पर डिपेंड थे, परंतु अब वो डिपेंड नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप में नंबर हैं वो पढ़ा रहे हैं। पहले सभी के नंबर कितने थे? 50% थे। अब एक के 50 है, के 70 है, के 90 है, के 100 है। चिंता का विषय पहले सभी निर्भर थे, अब वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कारणों को जानना है। तो कौन सी होगी? कार्योत्तर
पद्धति है वो इम्प्लीमेंट होगी। कल हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।